नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, ऑप्टिक्स पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, और ऑप्टिक्स पार्ट में अपन ने 2 एक्सटेंट कंप्लीट कर ली है, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की घटनाएं चैप्टर नंबर 11 आरबीएससी की गाइड का अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन चर्चा करेंगे आरबीएससी के चैप्टर नंबर 12 की, जिसमें अपन प्रकाश की अगली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश की अगली घटनाएं अपन पढ़ेंगे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। उससे पहले अपन बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति। तो बेटा जनरली में अपन बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, यानी प्रकाश कण के रूप में भी गमन करता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करता है। इस चैप्टर में अपन तरंगों से रिलेटेड बातें करेंगे। तरंगे किस प्रकार से गमन करती है, तरंगों से कौन सी घटनाएं घटित होती है, तरंगे किस प्रकार से एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तरंगों से किस प्रकार से अपन अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, इन बातों पर अपन फोकस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उसको आप कभी ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वीएस फिजिक्स पॉइंट व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, जिससे आप ऐड हो जाए और फिजिक्स से बढ़िया बढ़िया बातें आप जानते रहें। साथ ही साथ बेटा बैक पार्ट का जो वीडियो है वह भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, उसे भी आप खोल के देख सकते हैं। चलो बेटा, आज अपन चर्चा करते हैं नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहली बात अपन करेंगे तरंग क्या होती है। तरंग क्या होती है? तरंग होती क्या है? एक कणों का समूह होता है, यानी बिंदुओं का समूह होता है। क्या होता है? बिंदुओं का समूह होता है। इस तरंग के साथ में अपन बात करेंगे तरंगाग्र क्या होता है बेटा। तरंगाग्र, देखिए बेटा, तरंगाग्र की आप बात करोगे तो तरंगाग्र होता है कोई माध्यम है, माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु एक समान कला में कंपन करते हैं। जिस पर स्थित सभी बिंदु एक समान कला में कंपन करते हैं, क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। तो क्या होता है तरंगाग्र? माध्यम में खींचा गया, माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित सभी कण एक समान कला में कंपन करते हैं। एक समान कला में कंपन करते हैं, क्या कहलाता है बेटा? तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। तो समझ गए, जैसे ये पृष्ठ है बेटा, और इस पृष्ठ में कोई तरंगाग्र की अपन कल्पना करें कि तरंगाग्र क्या होता है। तो ये पृष्ठ मीडियम है या किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु एक समान कला में कंपन करते हैं। जिस पर स्थित सभी बिंदु एक समान कला में कंपन करते हैं, क्या कहलाता है बेटा? तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र की अपन द्वितीय परिभाषा पढ़ेंगे तो द्वितीय परिभाषा में क्या होता है? तरंगाग्र उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। तरंगाग्र उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिस पर स्थित जितने भी जो कण है वह सारे के सारे एक समान कला में कंपन करते हैं। तो तरंगाग्र की सेकंड डेफिनेशन याद करना बेटा। आप सेकंड डेफिनेशन ध्यान दे, फोकस रखे बेटा, मेरे शब्दों पर फोकस रखे। तरंगाग्र उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, तरंगाग्र उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। ध्यान दें, तरंगाग्र उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित सभी कण, यानी उस बिंदुपथ पर स्थित, जिस पर स्थित सभी कण एक समान कला में कंपन करते हो, क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। तो तरंगाग्र उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, तरंगाग्र उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिस पर स्थित सभी कण एक समान कला में कंपन करते हैं। अब यदि आपको पूछ ली जाए कि तरंगाग्र में ऊर्जा निहित होती है बेटा, तरंगाग्र में ऊर्जा निहित होती है, वह निहित ऊर्जा, जो ऊर्जा निहित होती है तरंगाग्र में, वह ऊर्जा किस रूप में परिकलित होती है? अपन जैसे
बात करें कि तरंगाग्र गमन कर रहा है, तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, तो उसकी जो चाल है उस चाल के किस प्रकार चाल पर ऊर्जा किस प्रकार से निर्भर करती है। तो तरंगाग्र की चाल होती है, तरंगाग्र की चाल के लंबवत होती है उसकी ऊर्जा, ठीक है ना। तो तरंगाग्र की ऊर्जा लिख लीजिए बेटा, तरंगाग्र की ऊर्जा, तरंगाग्र की ऊर्जा उसकी चाल, उसकी किसकी, तरंगाग्र की, उसकी चाल के सदैव लंबवत होती है, सदैव लंबवत होती है, लंबवत होती है। तो ध्यान रहेगा ना बेटा, तरंगाग्र की ऊर्जा क्या होती है, तरंगाग्र की ऊर्जा तरंग पर किस प्रकार से आरोपित होती है। तो तरंगाग्र की ऊर्जा उसकी चाल के सदैव लंबवत होती है, यानी जैसे तरंगाग्र आगे गमन कर रहा है, इस प्रकार से बिंदु का बिंदु पर आगे बढ़ रहा है, तो उनकी जो निहित ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी होती है, वह एनर्जी क्या होगी बेटा, एनर्जी क्या होगी, उसकी चाल के लंबवत होगी, उसकी चाल के लंबवत, यानी तरंगाग्र की चाल के लंबवत होगी। अब आपको देखिए तरंगाग्र के बारे में पूछ लिया जाएगा, तरंगाग्र है तो तरंगाग्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, तरंगाग्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है। अपन जनरली बात देखिए बेटा, ये लाइट बल्ब जल रहा है, अपने घर पे भी जनरली बल्ब आप देखते हो। सर्च लाइट की बात अपने पीछे चैप्टर में की, वह भी आप लोगों की देखी हुई है, टॉर्च लाइट भी देखी हुई है, वाहनों की हेडलाइट भी आप देखते हो। और जब उनको आप दूर से देखते हो ना, जब वाहनों की हेडलाइट है, टॉर्च है, वहाँ थोड़ी पास से आप देखते हो, तो आपको बिल्कुल राउंड में दिखता है, यानी बिंदु स्रोत है, वो क्या है, बिंदु स्रोत है, और उसके चारों ओर गोलाकार रूप में आपको प्रकाश नजर आता है, ठीक है ना। और यदि उसी को अपन दूर से देखें ना, तो आपको वह समतल प्रतीत होता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि तरंगाग्र प्राप्त कैसे होता है। तो तरंगाग्र को प्राप्त करने के लिए हमें बिंदु स्रोत की आवश्यकता होती है। तरंगाग्र की उत्पत्ति बिंदु स्रोत से होती है। कहाँ से होती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये लिखना, तरंगाग्र की उत्पत्ति, तरंगाग्र की उत्पत्ति बिंदु स्रोत से होती है, बिंदु स्रोत से होती है। तरंगाग्र की उत्पत्ति बिंदु स्रोत, अब बिंदु स्रोत में आप टॉर्च वगैरह, सर्च लाइट वगैरह कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो तरंगाग्र की उत्पत्ति बिंदु स्रोत से होती है। अब बिंदु स्रोत के रूप में आपको पूछ लिया जाए तो आप बता देना बेटा, क्या बताओगे, जैसे सर्च लाइट है, बल्ब है, हेडलाइट है, ये सारे के सारे बिंदु स्रोत होते हैं। तो तरंगाग्र बेटा दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो गोलीय तरंगाग्र होता है और एक बिंदु तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र दो प्रकार का होता है, क्या लिखोगे, तरंगाग्र दो प्रकार का होता है। और पहला जो तरंगाग्र है उसी से दूसरी तरंगाग्र की उत्पत्ति होता है। तरंगाग्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होगा बेटा गोलीय तरंगाग्र, क्या होगा, गोलीय तरंगाग्र, और एक होगा समतल तरंगाग्र, क्या होगा, समतल तरंगाग्र। तो तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गोलीय तरंगाग्र और एक होता है समतल तरंगाग्र। और इन दोनों की उत्पत्ति किसके कारण होती है बेटा, बिंदु स्रोत के कारण होती है। यानी तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो गोलीय तरंगाग्र और एक समतल तरंगाग्र। और दोनों की उत्पत्ति किस कारण होती है, किससे होती है, बिंदु स्रोत से होती है। दोनों की उत्पत्ति बिंदु स्रोत से होती है, यानी गोलीय तरंगाग्र की उत्पत्ति भी बिंदु स्रोत से और समतल तरंगाग्र की उत्पत्ति भी बिंदु स्रोत से होती है। अब अपन बात करें कि बिंदु स्रोत यानी गोलीय तरंगाग्र होता क्या है, तो देखिए मैं यहीं पर इसकी परिभाषा लिख देता हूं बेटा। बिंदु स्रोत से बनने वाला, बिंदु स्रोत से बनने वाला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। देखिए मैं यहाँ पर दोनों की परिभाषा लिखे आपको इनके बारे में लिखे बता देता हूं ना। बिंदु स्रोत से प्राप्त तरंगाग्र, बिंदु स्रोत से प्राप्त तरंगाग्र क्या कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। देखिए बेटा आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा मैं। गोलीय तरंगाग्र कहलाता है, बिंदु स्रोत से प्राप्त तरंगाग्र क्या कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। यह है आपका बिंदु स्रोत, अरे दिख रहा है ना बेटा, क्या है ये, बिंदु स्रोत है। अब यहाँ से जो प्रकाश जाएगा ना, इसके चारों ओर इस प्रकार से जाएगा, ऐसे ऐसे, यानी प्रत्येक दिशा में सेम कंडीशन में चारों ओर फैलेगा। ये इस प्रकार से फैलेगा, यानी अपन ऐसे इसको देखें तो ये क्या प्राप्त हो रहा है आपको, गोलीय तरंगाग्र बन गया। यानी ये तो बिंदु स्रोत है, प्रकाश का बिंदु स्रोत है।
देखिए बेटा, हर एक चीज पर फोकस कीजिए। क्या है? बिंदु स्रोत है, और इस बिंदु स्रोत से प्रकाश चारों दिशाओं में फैला है ना, और उतना ही फैलेगा, जितना इधर गया ना उतना का उतना ही इधर जाएगा, उतना ही ऊपर जाएगा, उतना ही इधर जाएगा, यानी सभी दिशाओं में समान रूप से फैलेगा। तो ये आप इसको पास से देखोगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा? गोल प्रतीत होगा। यानी कैसा प्रतीत होगा? तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र प्रतीत होगा। तो ये तो क्या हो गया? गोलीय तरंगाग्र। यानी बिंदु स्रोत से प्राप्त तरंगाग्र क्या होता है? गोलीय तरंगाग्र होता है। डायग्राम किसका बनाइए? गोलीय तरंगाग्र का बनाए बेटा। किसका बना? गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। अब अपन बात करते हैं कि साहब समतल तरंगाग्र क्या होता है। तो देखिए, समतल तरंगाग्र ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अपन ऐसे सीधी डेफिनेशन देते अपने पास नहीं है। इसी तरंगाग्र को अपन गोलीय तरंगाग्र को दूर से देखें, गोलीय तरंगाग्र को बहुत ज्यादा दूर से अपन देख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और 1 किलोमीटर दूर से मुझे कोई बिंब देखना है, या इसे गोलीय जो तरंगाग्र है ये मुझे दिख रहा है, या लाइट दिख रही है, तो वहां से क्या प्रतीत होता है? आपको बिल्कुल समतल प्रतीत होता है। क्या होता है? समतल। जैसे आप, मैं जनरली बताऊं आपको कि यहाँ से आप जैसे घर पे यूज तो करते हो, टॉर्च तो यूज करते हो ना बेटा, उस टॉर्च को आप जला के इस प्रकार से यहाँ पर करना, तो यहाँ बिल्कुल आपको राउंड में ऐसे पकड़ोगे ना, इधर कर लोगे, उसका मुंह कर लेना ना इधर, और ऐसे जलाओगे ना, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको राउंड फिगर में, यानी गोलीय तरंगाग्र आपको प्रतीत होगी। और आप दूर चले गए अब, यानी बहुत ज़्यादा दूर, तो उसका प्रकाश क्या होगा? फैलता हुआ नजर आएगा, आपको समतल नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? समतल नजर आएगा। तो समतल तरंगाग्र क्या होता है बेटा? बहुत दूर से देखने पर, बहुत दूर से देखने पर, बहुत दूर से देखने पर गोलीय तरंगाग्र, बहुत दूर से देखने पर गोलीय तरंगाग्र। देखिए बेटा, बहुत ज्यादा दूर से आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा दूर से आप देख रहे हो, तो गोलीय तरंगाग्र है वह समतल तरंगाग्र की भांति प्रतीत होता है। वह समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र की भांति प्रतीत होता है, की भांति प्रतीत होता है। तो समझ गए होंगे बेटा समतल तरंगाग्र क्या होता है। यानी आप गोलीय तरंगाग्र को बहुत ज्यादा दूर से देख रहे हो, बहुत ज्यादा दूर से देख रहे हो, तो गोलीय तरंगाग्र समतल तरंगाग्र की भांति प्रतीत होता है। बेटा कैसे होता है? देखिए, अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा दूर से आप देख रहे हो इसे, है ना, आनंद से मान लेना। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और ऐसे आएगी। यानी आप इसको दूर से देखोगे ना, तो आपको ये बिल्कुल समतल प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा बेटा? समतल प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? समतल। यानी है तो गोलीय तरंगाग्र, परंतु बहुत ज्यादा दूर से देखने पर कैसा प्रतीत होगा? समतल प्रतीत होता है। तो ये क्या हो जाएगा? समतल तरंगाग्र। डायग्राम का नाम क्या लिखोगे? समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। समझ में आ रहा है ना बेटा? देखिए, आपने चर्चा की बेटा अभी तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र एक बिंदुओं का पथ होता है जिसमें स्थित सभी बिंदु एक समान कला में कंपन करते हैं। तरंगाग्र की ऊर्जा की चर्चा की तो तरंगाग्र की ऊर्जा सदैव उसकी चाल के लंबवत होती है। उसके बाद में आपने चर्चा की बेटा कि तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, तो आपको ये भी पता चल गया कि तरंगाग्र 2 प्रकार का होता है, गोलीय तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र होता है। गोलीय तरंगाग्र क्या होता है? दोनों तरंगाग्रों की व्युत्पत्ति किससे होती है? तो बिंदु स्रोत से होती है। अब गोलीय तरंगाग्र किससे कहते हैं? बिंदु स्रोत से प्राप्त तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। और यदि गोलीय तरंगाग्र को भी अपन बहुत ज्यादा दूर से देखें तो वह तरंगाग्र क्या, कैसा प्रतीत होगा? समतल तरंगाग्र प्रतीत होगा। तो ये तो थी जनरल बातें तरंगाग्र के बारे में। अब आगे अपन बात करेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है? तो हाइगेंस ने बेटा तरंग सिद्धांत देने के लिए क्या किया? एक बिंदु स्रोत की कल्पना की, एक बिंदु स्रोत की कल्पना की, और इस बिंदु स्रोत के चारों ओर एक समान माध्यम लिया उसने। यानी ऐसे बिंदु स्रोत की कल्पना की जिसके चारों ओर एक समान मीडियम है, यानी माध्यम एक समान है। माध्यम है वह सारा का सारा एक समान है, और उससे यदि प्रकाश की तरंग निकलेगी बिंदु स्रोत से, तो वह प्रकाश की तरंग गोलीय रूप में आगे बढ़ेगी, गोलीय रूप में आगे बढ़ेगी, और उस तरंगाग्र का अपन वेग मान लेंगे कैपिटल V। ठीक है। तो देखिए बेटा, आपको यदि डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, तो ये सिद्धांत
करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आरबीएससी के एग्जाम में बेटा ये लगभग पूछा जाता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत समझाइए। यदि कंप्लीटली नहीं पूछता है तो आपको डायग्राम तो 100% पूछता ही है। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको सरल भाषा में आप समझने का प्रयास करें। देखिए बेटा, हाइगेंस ने सबसे पहले क्या लिया, एक बिंदु स्रोत एस की कल्पना की, एक बिंदु स्रोत एस की कल्पना की जो कि एक वर्णी है। यह क्या है, एक वर्णी है, ये बिंदु स्रोत है बेटा। क्या लिया, हाइगेंस ने एक बिंदु स्रोत लिया। समझने का प्रयास करें धीरे धीरे। ये बिंदु स्रोत गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करेगा, यानी इससे जो तरंगाग्र निकलेगी वह गोलीय होगी, और वह तरंगाग्र v वेग से, यानी उस तरंगाग्र का वेग क्या लोगे, v, कैपिटल V वेग से तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहा है गोलीय तरंगाग्र। उस गोलीय तरंगाग्र के अल्पांश भाग की कल्पना करते हैं अपन, उस गोलीय तरंगाग्र के अल्पांश भाग की कल्पना करते हैं। माना वह अल्पांश भाग ए बी है। अल्पांश भाग हमने क्या ले लिया उस गोलीय तरंगाग्र का, ए बी ले लिया। और इस अल्पांश तरंगाग्र पर जितने भी कण स्थित है, अल्पांश तरंगाग्र पर जितने भी कण स्थित है वह सारे के सारे एक समान कला में कंपित है, सारे के सारे एक समान कला में कंपित है। तो बेटा मेरी भाषा पे फोकस कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। आपको थ्योरी खुद को लिखनी है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे थ्योरी लिखते रहना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्या किया, हाइगेंस ने सर्वप्रथम बिंदु स्रोत की कल्पना की, और इस बिंदु स्रोत के चारों ओर का जो माध्यम है ना वह एक समान है। इस बिंदु स्रोत के चारों ओर का माध्यम है वह एक समान है, एक समान है, यानी एक समान माध्यम में बिंदु स्रोत को रखा गया है। और इस बिंदु स्रोत से जो गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न हो रहा है वह गोलीय तरंगाग्र v वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आगे की ओर बढ़ रहा है तो अपन हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ने के लिए क्या करेंगे, उसके अल्पांश की, उस गोलीय तरंगाग्र के अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं। और ये जो ए बी अल्पांश है वह ए बी अल्पांश पर जितने भी, ए बी अल्पांश पर जितने भी बेटा कण उपस्थित है ना, वो सारे के सारे कण, वो सारे के सारे कण एक समान कला में कंपनशील है, एक समान कला में कंपित है, एक समान कला में कंपन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब वो कंपन कर रहे हैं। अब हमें द्वितीयक तरंगिका, यानी ये जो तरंगिका आपने लिया ना, यह तरंगिका क्या है, प्राथमिक तरंगिका है, यानी प्राथमिक तरंगाग्र है। ठीक है ना। अब द्वितीय तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, द्वितीय तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए बेटा v वेग है और t समय में वह कहां तक पहुंच जाएगा, तो इस तरंगाग्र के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी ना वह होगी दूरी, ये बराबर होता है वेग गुणा समय, वेग गुणा समय होता है ना बेटा, तो v इंटू टी। यदि यहां से ये जो कण है t समय बाद में vt दूरी पर पहुंच जाएगा, तो क्या करेंगे, इस प्रत्येक बिंदुओं पर प्रकार की नोक रख करके vt चाप खींचेंगे। यानी कितना चाप खींचेंगे, दायां है इधर और इधर है बायां, यानी बाईं और दाईं दोनों और vt दूरी जितना चाप खींचते हैं, ऐसे हमने चाप खींच दिया। प्रत्येक बिंदु से vt जितनी दूरी पर चाप खींच दिया, ऐसे चाप खींच देना बेटा प्रकार की सहायता से। और ऐसा का ऐसा अपन इधर खींचेंगे, यानी vt जितना vt इधर है ना उतना जितने समय पहले यहां था vt समय लेके यहां पहुंचा और vt समय बाद में इतना आगे और पहुंच जाएगा। तो इधर भी प्रत्येक बिंदु से आप ये खींच दीजिए, क्या खींचोगे, चाप, चाप खींच दिए ना। और अब इन चापों पर क्या करोगे बेटा, स्पर्श रेखा खींचोगे। स्पर्श रेखा खींचोगे ना तो आपको दो तरंगिकाएं प्राप्त होगी, दो तरंगिकाएं प्राप्त होगी, जिसको पीछे वाले को तो दोगे A2 B2 और जो आगे वाली प्राप्त होगी ना ऐसे, इसको आप क्या दोगे बेटा, A1 B1, क्या दोगे, A1 B1। ये जो है A1 B1 और A2 B2 ये द्वितीयक तरंगिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, द्वितीयक तरंगिका, ये कहलाएगी द्वितीयक तरंगिका। कौन सी A1 B1 व A2 B2 क्या कहलाएगी, द्वितीयक तरंगिका कहलाएगी। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में बेटा कुछ नहीं है। जैसे ये प्रकाश गोले रूप में आगे बढ़ा, इसके अल्पांश ए बी की अपन ने कल्पना की, और ए बी अल्पांश जो आपने लिया इस पर प्रत्येक जो कण है, प्रत्येक जो कण है वह कण किस भांति काम करेगा, वह कण काम करेगा बेटा एक समान कला में कंपन करेंगे। और उन बिंदुओं को आप केंद्र मानते हुए वीटी त्रिज्या का चाप खींचोगे, वीटी त्रिज्या का
चाप खींचोगे दाईं ओर और बाईं ओर, सभी चापों पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, सभी चापों पर स्पर्श रेखा खींचोगे। स्पर्श रेखा खींचोगे तो आपको जो गोलीय पथ प्राप्त होगा, जो तरंगिका प्राप्त होगी, गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा, जिसे A1 B1 और A2 B2 से अपन व्यक्त कर देंगे। और यह जो तरंगिकाएं आपको प्राप्त हुई है इसको अपन क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिका कहेंगे। अब देखिए हमने बात की थी कि जब अपन दूर से देखें तो आपको समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है, तो यही तरंगाग्र यदि आपसे दूर चला गया, आपसे बहुत ज्यादा दूर चला गया, तो आपको ये समतल रूप में प्राप्त हो गया, यानी इस प्रकार से आपको तरंगिका प्राप्त हो जाएगी AB। और वही काम यहाँ करोगे, VT दूरी जितना चाप आप दोनों तरफ खींच दोगे, ऐसे VT दूरी जितना चाप आप खींच दोगे, तो इधर खींचा चाप आपने, तो ये जो सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी ना इस प्रकार से, ठीक है ना। क्या नाम दोगे बेटा, A1 B1, और पीछे भी आप खींचोगे तो इसी प्रकार से चाप आएंगे ऐसे, ठीक है ना। दोनों दूरियां बराबर होगी और प्रत्येक चाप पर आप स्पर्श रेखा खींचते हुए, प्रत्येक चाप पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो आपको एक तरंगिका प्राप्त हो जाएगी, जिसे आप A2 B2 दे दोगे। यानी जब आप इसे आनंद से देखोगे तो आपको ये समतल प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, समतल प्रतीत होगा। तो बेटा ये होता है आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और समझ में आया होगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। डायग्राम के माध्यम से ही बेटा थ्योरी लिखनी है। एक बार पुनः बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत होता है, इसमें हाइगेंस ने क्या किया, एक बिंदु स्रोत की कल्पना की, एक बिंदु स्रोत की कल्पना की, और वह बिंदु स्रोत एक समान माध्यम में स्थित है, यानी उस बिंदु स्रोत के चारों ओर का माध्यम एक समान है, ठीक है। अब जैसे ही यहां से प्रकाश निकलेगा बिंदु स्रोत से, तो वह गोलीय रूप में आगे बढ़ेगा। गोलीय रूप में आगे बढ़ेगा तो आप उस गोलीय तरंगाग्र का एक अल्पांश भाग AB कल्पना की है। उस गोलीय तरंगाग्र पर स्थित सभी बिंदु एक समान कला में कंपित है। उन प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर VT, यानी VT का मतलब इस प्रकाश का वेग V है, T समय में कितना पहुंच पा रहा है, कितना आगे जा रहा है, तो VT जितना चाप आप खींचोगे, है ना। प्रत्येक चाप पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो आपको द्वितीयक तरंगिका A1 B1 व A2 B2 प्राप्त हो जाएगी। ये तो जब आप पास में देखोगे ना उस कंडीशन में। अब जैसे आप इससे बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो तो आपको समांतर रेखाओं के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ये डायग्राम आपके समझ में आ गया तो आप इसकी थ्योरी आसानी से लिख सकते हो। अब देखिए बेटा, हाइगेंस के सिद्धांत की सीमाएं, हाइगेंस का सिद्धांत कहां तक सक्षम हो पाया, कहां तक सफल हो पाया, और कहां जाके हाइगेंस का सिद्धांत निष्क्रिय हो गया। तो आपको पूछ लिया जाता है हाइगेंस के सिद्धांत की सीमाएं लिखिए, ठीक है ना। हाइगेंस का सिद्धांत आपने समझा डायग्राम के माध्यम से, उसकी थ्योरी आप आसानी से लिख दोगे जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे हाइगेंस के सिद्धांत की सीमाएं क्या होती है। तो बेटा मैं आपको दो सीमाएं लिखवाऊंगा, दोनों सीमाएं आप क्लियर करना, दोनों सीमाएं आप क्लियर करना। पहली तो जो इसकी सीमा थी जिसके बारे में यह नहीं बता पाया, सीमा का मतलब बेटा दोष भी होता है। दोष का मतलब क्या होता है कि कमी, इसकी कमी क्या रह गई, ठीक है ना। तो पहली जो कमी थी यह है, इस बात के बारे में प्रूफ नहीं दे पाया, व्याख्या नहीं कर सका, इसके बारे में समाधान ये नहीं कर पाया कि प्रकाश ऋजुरेखीय पथ में गमन करता है, प्रकाश ऋजुरेखीय संचरित होता है रहा, प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण को समझाने में असफल रहा। यह नहीं बता पाया कि प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में गमन करता है, ऋजुरेखीय पथ में गमन करता है, इसकी व्याख्या हाइगेंस नहीं कर पाया। तो पहली शर्त तो ये हो गई, ये कमी हो गई इसकी, जिसके कारण से यह सिद्धांत असफल रहा। दूसरी घटना क्या, असफल रहा। तो हाइगेंस के सिद्धांत की सीमाएं क्या है, ये कहां पर जाकर खंडित हो जाता है, कहां पर जाकर असफल हो जाता है। तो कहां पर जाकर असफल होगा बेटा, प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण को समझाने में हाइगेंस असफल रहा। प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण की व्याख्या हाइगेंस नहीं कर पाया, और हाइगेंस यह भी नहीं समझा पाया कि द्वितीयक तरंगाग्र के पीछे की दिशा में, द्वितीय तरंगाग्र है वह पीछे की दिशा में संचरित नहीं होती, ऐसी व्याख्या भी हाइगेंस नहीं कर पाया। तो बेटा आज हमने, आज के इस पार्ट में, आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की तरंग क्या होती है, तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सीमाओं के बारे में अपन ने चर्चा की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का पार्ट थ्योरेटिकल था और आपके समझ में आया है, और मुझे गर्व है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स मेरा पूरा वीडियो देख करके अपनी पढ़ाई का लुत्फ उठा रहे हैं। आज बेटा अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल के पार्ट में अपन चर्चा करेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।